दोस्तों आज की वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर के एक और इम्पोर्टेंट क्रिटिक और राइटर को डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिटरेरी क्रिटिसिज्म को डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट रोमांटिक क्रिटिक एस.टी. कोलरिज के लिटरेरी क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे। इन्होंने एक बहुत ही फेमस वर्क लिखा है बायोग्राफिया लिटरेरिया। इसको 1817 में पब्लिश किया गया था। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है और इस वर्क में एस.टी. कोलरिज ने अपने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, फैंसी एंड इमेजिनेशन। इसके अलावा इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ का क्रिटिसिज्म भी किया है। और विलियम वर्ड्सवर्थ का क्रिटिसिज्म इन्होंने क्यों किया? क्योंकि जो पोइट्री की लैंग्वेज है उसको लेकर कोलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों के अलग अलग व्यूज़ थे, इसलिए एस.टी. कोलरिज ने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज़ किया है। अगर एज ए क्रिटिक हम बात करें एस.टी. कोलरिज की, तो वो वर्ड्सवर्थ से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके जो ये कंसेप्ट्स हैं फैंसी एंड इमेजिनेशन, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये नेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। यहाँ से डेफिनेटली पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको अच्छे से आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और पूरे बायोग्राफी लिटरेरिया को भी अच्छे से हम ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों एस.टी. कोलरिज को रोमांटिक एज में दूसरा सबसे बड़ा राइटर कंसीडर किया जाता है। इन्होंने अपना बहुत ही फेमस वर्क लिखा था बायोग्राफी लिटरेरिया। क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्क इंग्लिश लिटरेचर में बहुत फेमस है और इसको 2 वॉल्यूम में लिखा गया है। इसमें टोटल 23 चैप्टर्स हैं। पहले पार्ट में 13 चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है और अगले पार्ट में 14 से 23 चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। पहले इस वर्क को ऑटोबायोग्राफिया लिटरेरिया का नाम दिया गया था, बट बाद में कोलरिज ने उसको चेंज करके बायोग्राफी लिटरेरिया का नाम दिया और 1817 में इसको पब्लिश किया गया था। और इसका फुल टाइटल है बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माय लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है और इस वर्क में एस.टी. कोलरिज ने अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताया है। इस वर्क को मेडिटेटिव नैरेटिव फॉर्म में लिखा गया है। अब ये मेडिटेटिव नैरेटिव फॉर्म क्या होती है? जब एक राइटर अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपने लाइफ के जितने भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं उन सबको सीक्वेंस में लिखता है, जैसे कि स्कूल लाइफ के बारे में, देन उसके बाद कॉलेज लाइफ के बारे में, देन उसके बाद अपने करियर के बारे में इंक्लूड करता है। लेकिन मेडिटेटिव नैरेटिव फॉर्म में ऐसा नहीं होता। जब एक राइटर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है, बट ध्यान रहे कि ये सीक्वेंस में नहीं होता, लेकिन इसमें राइटर अपनी लाइफ के खास इंसिडेंट को इंक्लूड करता है, बट वो सीक्वेंस में नहीं होते। वो कहीं से भी अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट इंसिडेंट को उठाकर लिख देता है, उसको बोलते हैं मेडिटेटिव नैरेटिव फॉर्म। और अब हम बात करते हैं ये बायोग्राफी लिटरेरिया जो है ये कोलरिज ने क्यों लिखा। जब वर्ड्सवर्थ ने अपना वर्क लिखा था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, तो उस वर्क में वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री और पोएट्स के बारे में अपने व्यूज शेयर किए थे। इसी तरह से कोलरिज ने भी अपने व्यूज शेयर किए हैं और वर्ड्सवर्थ को इसमें क्रिटिसाइज किया गया है। इस वर्क को एस.टी. कोलरिज भी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट की तरह एज ए प्रीफेस लिखना चाहते थे। उनका एक पोइट्री कलेक्शन था सिबिलाइन लीव्स, वो इस कलेक्शन का प्रीफेस लिखना चाहते थे, बट जब वो लिखना शुरू करते हैं तो वो इतना ज्यादा लिख देते हैं कि एक पूरी बुक बन जाती है। तो आगे अब हम इस वर्क को ढंग से थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैंने पहले आपको बताया है कि इसमें टोटल 23 चैप्टर्स हैं और बायोग्राफी लिटरेरिया के चैप्टर फर्स्ट में एस.टी. कोलरिज ने एक फ्रेज यूज किया है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। इस टर्म को एस.टी. कोलरिज ने कॉइन किया है और इसको एक्शन, कॉमेडी, फैंटेसी और हॉरर जॉनरा के लिए अप्लाई किया जाता है। बट ये विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ क्या है? विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ में क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है या जो लॉजिकल थिंकिंग होती है उनको अवॉइड किया जाता है। इसमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाती है जो रियलिटी में इम्पॉसिबल है, बट उसमें जो भी हम देखते हैं हम अपने एंजॉयमेंट के लिए उसमें बिलीव करते हैं। इसको हम थोड़ा इजी करके एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ साउथ इंडियन मूवीज का। साउथ इंडियन जो एक्शन मूवीज होती हैं उसमें आपने देखा होगा कि एक जो उसमें हीरो होता है वो एक ही पंच में 10-10, 20-20 लोगों को ऐसे उड़ा देता है और साइड में दिखाया जाता है कि ऐसे गाड़ियां ऊपर की तरफ आसमान में उड़ रही है। तो क्या ये रियलिटी है? क्या इसमें कुछ भी लॉजिक है? क्या ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बट फिर भी हम अपने एंजॉयमेंट के लिए उनको देखते हैं, उनमें बिलीव करते हैं। ये होता है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। इसके बाद एस.टी. कोलरिज ने अपने इस वर्क बायोग्राफी लिटरेरिया में फैंसी एंड इमेजिनेशन के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि पोइट्री को लेकर वर्ड्सवर्थ और कोलरिज के अलग अलग व्यूज थे। वर्ड्सवर्थ का मानना था
कि पोइट्री की लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, कॉमन मैन की लैंग्वेज होनी चाहिए, बट कोलरिज का मानना था कि पोइट्री की लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स और स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए। पोइट्री प्रोज की तरह सिंपल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पोएट एक इमेजिनेटिव मैन होता है और वो अपनी इमेजिनेशन को बेटर शेप दे सकता है। और कोलरिज का मानना है कि इमेजिनेशन एक टाइप की इमिटेशन होती है, और कोलरिज ने यहाँ पे दो टाइप की इमेजिनेशन बताई है, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन के बारे में एस.टी. कोलरिज ने बोला है कि जो प्राइमरी इमेजिनेशन है वो माइंड का एक इनवॉलेंटरी एक्ट होता है। ये एक ऐसी पावर होती है जिससे हम अपनी सेंसेस के थ्रू एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंप्रेशन को रिसीव करते हैं। प्राइमरी इमेजिनेशन को भी हम एक इजी एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि मान लो हमने किसी बॉय को देखा तो सबसे पहले हमारे माइंड में उसकी एक इमेज बनती है कि एक बॉय है, बस इतनी सी होती है प्राइमरी इमेजिनेशन। उसके बाद जब हमारा माइंड आगे एक्ट करता है, जैसे कि लड़के ने किस कलर के कपड़े पहने हैं, वो लड़का गोरा है, काला है, उसके बाल कैसे हैं, ये सब आता है सेकेंडरी इमेजिनेशन में। सेकेंडरी इमेजिनेशन की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है वो आर्टिस्टिक क्रिएशन को पॉसिबल करती है। सेकेंडरी इमेजिनेशन प्राइमरी को रीशेप देती है और एक ब्यूटी के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करती है। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है वो एक पोएटिक एक्टिविटी होती है, जिसको कोलरिज ने मैजिकल सिंथेटिक पावर बोला है। और इसके अलावा सेकेंडरी इमेजिनेशन को एस.टी. कोलरिज ने एस्मे प्लास्टिक भी बोला है। एस्मे प्लास्टिक का मतलब होता है किसी चीज को शेप देने या मॉडिफाई करने की जो पावर होती है उसको एस्मे प्लास्टिक बोला है कोलरिज ने। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि सेकेंडरी इमेजिनेशन को एस.टी. कोलरिज ने एस्मे प्लास्टिक बोला है। यहाँ से नेट के एग्जाम में पहले एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद कोलरिज ने बोला है कि प्राइमरी इमेजिनेशन जो है वो यूनिवर्सल होती है, जबकि सेकेंडरी इमेजिनेशन वो स्पेसिफिक होती है। ये सेकेंडरी इमेजिनेशन हर किसी में नहीं होती, इसलिए इसको कोलरिज ने पोएटिक एक्टिविटी बोला है। इसके बाद आगे एस.टी. कोलरिज ने बताया है कि फैंसी और इमेजिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। जो इमेजिनेशन होती है उसमें टाइम बाउंडेशन होता है, क्योंकि जैसे ही हमारे माइंड में प्राइमरी इमेजिनेशन आती है उसके तुरंत बाद सेकेंडरी इमेजिनेशन अप्लाई हो जाती है, बट फैंसी में कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। यहाँ जब एस.टी. कोलरिज ने फैंसी और इमेजिनेशन में डिफरेंस क्रिएट किया है तो वो एक एग्जांपल लेते हैं दो पोएट का। यहाँ इन दोनों पोएट को कंपेयर किया गया है, जॉन मिल्टन को और अब्राहम काउले को। जॉन मिल्टन के बारे में एस.टी. कोलरिज ने बोला है कि ये एक इमेजिनेटिव पोएट है और अब्राहम काउले जो है वो फैंसीफुल पोएट है। तो यहाँ मेन डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है कि सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है वो एक पोएटिक फैकल्टी होती है, ये रीशेप देती है और क्रिएट करती है एक नए वर्ल्ड को। बट फैंसी एक टाइप की लॉजिकल फैकल्टी होती है, एक मैकेनिकल एबिलिटी होती है जो पोएट अपनी पोएम में डिवाइसेस यूज करता है, जैसे कि मेटाफर, एलिट्रेशन, ये सब फैंसी में आते हैं। इसके बाद आगे चैप्टर नंबर 14 में एस.टी. कोलरिज ने पोएट्री के फंक्शंस के बारे में बात की है। एक प्रोज को कम्युनिकेशन ऑफ ट्रुथ के लिए जाना जाता है, जबकि पोएट्री को कम्युनिकेशन ऑफ प्लेजर के लिए जाना जाता है। इसका मतलब यहाँ बोलने से है कि पोएट्री जो है वो हमें प्लेजर देती है, लेकिन प्रोज जो है वो सच्चाई बताते हैं। इसके बाद वो आगे बोलते हैं कि एक पोएम में मीटर और राइम का यूज किया जाता है, जबकि प्रोज में मीटर और राइम की जरूरत नहीं होती है। आगे कोलरिज ने पोएम और पोएट्री में डिफरेंस क्रिएट किया है। वो बोलते हैं कि पोएट्री पोएम की तुलना में एक वाइडर टर्म है। पोएट्री जो है वो पोएट के माइंड की एक एक्टिविटी होती है, जबकि पोएम इसको एक्सप्रेस करने की एक फॉर्म होती है। तो हम कह सकते हैं कि पोएट्री जो है वो एक बहुत वाइडर टर्म है और पोएम इसका पोएट्री का ही एक पार्ट है। इसके बाद चैप्टर 17 और 18 में एस.टी. कोलरिज ने वर्ड्सवर्थ का क्रिटिसिज्म किया है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज इन दोनों के पोएट्रीज की लैंग्वेज को लेकर अलग अलग व्यूज थे। वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में प्रोज और पोएट्री की सेम लैंग्वेज के बारे में बात की थी। उन्होंने बोला था कि प्रोज और पोएट्री की लैंग्वेज में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, बट इसके बारे में कोलरिज ने कहा है कि हर एक इंसान की लैंग्वेज अलग होती है, उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग और उसकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग। कोई भी दो व्यक्ति चाहे वो सेम क्लास से हो या डिफरेंट क्लास से बिलोंग करते हो, वो एक जैसी लैंग्वेज नहीं बोल सकते। इसी तरह से प्रोज और पोएट्री की लैंग्वेज भी एक जैसी नहीं हो सकती। इसके बाद कोलरिज ने वर्ड्सवर्थ को पॉइंट आउट किया है कि वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में बोला है कि पोएम में कॉमन मैन या रस्टिक लाइफ से कैरेक्टर को चूज किया जाना चाहिए, बट वर्ड्सवर्थ ने खुद ही अपनी पोएम में ऐसा नहीं किया। कोलरिज ने वर्ड्सवर्थ की कुछ पोएम्स को पॉइंट आउट किया है, जैसे कि रुथ, माइकल, द ब्रदर्स, ये जो पोएम है, इन पोएम्स में वर्ड्सवर्थ ने खुद कॉमन मैन की लैंग्वेज को यूज नहीं किया। इसमें जो कैरेक्टर्स की लैंग्वेज है
उनके सोशल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनको सेट नहीं किया गया है, इसलिए इन पोएम्स के लिए एस.टी. कोलरिज ने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है। तो इस तरह से एस.टी. कोलरिज ने अपनी इस बुक बायोग्राफी लिटरेरिया में जो 23 चैप्टर्स हैं उनको डिस्क्राइब किया है और अपने कॉन्सेप्ट्स जैसे कि फैंसी एंड इमेजिनेशन, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जैसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू।